नकुल अपनी माँ महिमा और पिता बलवंत के साथ रहता है। एक दिन की बात। अरे माँ, जल्दी से नाश्ता दे दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और ऊपर से मेरे पेट में जोर जोर से चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ बेटा, लाती हूँ नाश्ता, लेकिन उससे पहले तू ये देख ले। इतना कहकर महिमा डाइनिंग टेबल पर कुछ लड़कियों की तस्वीरें रख देती है, जिन्हें देखकर नकुल काफी चिढ़ जाता है। ओफो माँ, फिर वही बात। देख नकुल बेटा, तेरी उम्र के सारे लोगों की शादियां हो चुकी हैं। अब कब तक अकेला रहेगा तू? इन तस्वीरों में से ही कोई अच्छी लड़की देख ले और कर ले शादी। और नहीं तो क्या, इस लड़के ने तो ठान ही ली है कि इस जन्म में तो ये हमें बहू का सुख देगा ही नहीं। अरे माँ, मेरे होते हुए आपको बहू की क्या जरूरत है? मैं ही आपका बेटा हूँ और आपकी बहू भी मैं ही हूँ। क्यों कामों का इतना टेंशन पालना है? कुछ नहीं रखा है शादी वादी में। मैं अकेला ही आप दोनों के लिए काफी हूँ। इस घर में बहू की कोई जरूरत नहीं है। नहीं बेटा, तू हमारी बात नहीं समझ पा रहा। बहू जब यहाँ पर आएगी तब यह ईंट और पत्थर का मकान सही मायनों में घर बनेगा। बहू अपने ससुराल को जोड़े रखती है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं है बेटा। देखो माँ, इससे पहले भी ये बात मैंने आपको कई बार बताई है और आज फिर से मैं वही टेप दोहराऊंगा। मुझे शादी नहीं करनी है माँ, इसीलिए प्लीज आप मुझे फोर्स करना बंद कर दीजिए। नकुल एक ही बात बार बार कहता रहता है कि उसे शादी करनी ही नहीं है। इसीलिए महिमा और बलवंत हर पल चिंता में रहते हैं। एक दिन नकुल अपने ऑफिस के दोस्त राजीव के साथ ऑफिस के कैंटीन में खाना खा रहा होता है। और बता राजीव, कैसे है सब घर पर? और भाभी, वो कैसी है? अब क्या बताऊं यार तुझे नकुल, हम दोनों के बीच में तो रोज झगड़े होते हैं। हम दोनों एक दूसरे से शादी के पहले कितना प्यार करते थे, लेकिन शादी के बाद उतना ही एक दूसरे से नफरत करते हैं। अरे समझदारी नाम की कोई चीज ही नहीं बची हमारे रिश्ते में। क्या बात कर रहा है तू राजीव? लेकिन जो भी है, तू टेंशन मत ले और भाभी के साथ प्यार से रह। आई होप सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। नकुल के मन में तो पहले से ही शादी के लिए इनकार था, लेकिन राजीव की बातें सुनने के बाद नकुल तो शादी का नाम सुनकर और भी ज्यादा चिढ़ने लगता है। फिर एक दिन नकुल की चाची इमरती मिठाई का डब्बा लेकर उनके घर जाती है। क्या बात है इमरती, बिट्टू का रिश्ता पक्का हो गया क्या? हाँ जीजी, मैं तो बहुत खुश हूँ। जेठ जी, लीजिए ना, मुंह मीठा कीजिए। और नकुल बेटा, तुम भी लो। अब तुम्हारे आगे तुम्हारे छोटे चचेरे भाई की शादी हो रही है। लगता है तुम तो बस सलमान खान की तरह कुंवारे ही रहोगे, इसीलिए तुम तो बस दूसरों की शादी की ही मिठाई खाओ। जी चाची जी, बधाई हो। आपका तो पता नहीं जीजी, लेकिन मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब आखिरकार मेरे आराम करने के दिन आने वाले हैं। बहू के आने के बाद मेरी तो हर एक काम से छुट्टी हो जाएगी। सास बनने का भी अपना ही मजा होता है और अब आने वाले कुछ दिनों में मैं वो सारे मजे करने वाली हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है इमरती, मैं भी तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। भगवान बिट्टू और उसकी होने वाली बीवी को हमेशा एक साथ रखे। फिर थोड़ी देर बाद इमरती चली जाती है और महिमा काफी गुस्सा हो जाती है। देख लिया बेटा, तुमसे छोटा है बिट्टू, लेकिन उम्र रहते ही वो शादी भी करने वाला है। अरे कब तक हम यूं दूसरों की शादियों में जाते रहेंगे? तू कब शादी करेगा? हाँ बेटा, हमें भी सबको खुशखबरी देनी है। हमें भी अपने बेटे की शादी के कार्ड छपवाने हैं और रोज सुबह बहू के हाथ की चाय पीनी है। हाँ बेटा,
अब मैं भी और कितने दिन काम कर पाऊंगी? मुझे भी तो बहू का सहारा चाहिए ना। ये सब बातें नहीं सोचता क्या तू? अरे माँ, अगर आपको काम करवाने के लिए बहू चाहिए तो मैं आपके लिए घर में नौकरानी रखवा देता हूँ। इस सब के लिए बहू की क्या जरूरत है? अरे नालायक बेअकल, एक सास बहू का रिश्ता खट्टा मिट्टा होता है। अगर नौकरानी लाएगा तो मैं झगड़े किसके साथ करूंगी? ताने किसे कसूंगी? नौकरानी को। और किसको माँ? सच में तू तो एक नंबर का गधा है, गधा। दिमाग में अक्ल नहीं है, भूसा भरा है भूसा, बेवकूफ कहीं का। नकुल बेटा, क्यों हम दोनों को इतनी तकलीफ दे रहा है? मान जाना अपनी माँ की बात। देखिए पापा, एक लड़की जब बहू बनकर अपने ससुराल जाती है तब वो पूरी तरह बदल जाती है। आपके जमाने में होता होगा सब कुछ शिद्दत से, लेकिन आजकल के इस जमाने में आपको जैसी बहू चाहिए ना, वैसी बहू मिलना बहुत मुश्किल है पापा। अरे आधे से ज्यादा लड़कियों को तो खाना बनाना भी नहीं आता। मैं तो आप दोनों का भी ख्याल रखना चाहता हूँ, लेकिन आपका ख्याल कोई बहू नहीं रख पाएगी पापा। तू फिर मेरी बात नहीं समझ पा रहा बेटा। आखिर ऐसे क्यों करता है तू? क्यों मेरा खून जला रहा है? आखिर क्या मिलता है तुझे ये सब करके? आप चाहे कुछ भी कह लो माँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं सही कह रहा हूँ। शादी कोई छोटी बात नहीं है, वो एक बहुत बड़ी बात है। और आजकल के इस जनरेशन में शादी जैसा कॉन्सेप्ट ही नहीं चलता। इसीलिए मेरी तरफ से शादी के लिए तो आपको हमेशा ना ही मिलेगी। और अगर आपको खाना बनाने वाली चाहिए, लड़ने झगड़ने वाली चाहिए, तो ये काम तो मैं भी बखूबी कर सकता हूँ। लेकिन इसके लिए बहू लाने की क्या जरूरत है? ये सारी खूबियां मुझ में भी तो है। और मेरे होते हुए आपको किस चीज की कमी है फिर? बलवंत और महिमा के समझाने पर भी नकुल उनकी कोई बात नहीं मानता और वो अपनी एक ही रट लगाए रहता है। फिर एक दिन वो एक पार्टी में जाता है, तब वहां पर सभी कपल्स होते हैं। उतने में उसे महिमा का वीडियो कॉल आता है और वो उसे ताना मारती है। तेरी शक्ल देखकर ही समझ पा रही हूँ कि तू वहां पर सारे कपल्स के बीच में बैठा है और इसीलिए काफी बोर भी हो चुका है। इसीलिए कहती हूँ बेटा, अपनी लाइफ भी सेट कर ले और कोई पार्टनर देख ले, ताकि तुम जब पार्टियों में जाओ तब वहां पर बोर ना हो। अरे माँ, आपके पास ये टॉपिक छोड़कर दूसरा कोई टॉपिक नहीं है क्या? जब देखो तब एक ही बात करती रहती हो, बार बार शादी की बात करके। प्लीज मुझे परेशान मत कीजिए माँ। इतना कहकर नकुल महिमा का वीडियो कॉल कट कर देता है, जिस कारण महिमा काफी दुखी हो जाती है। फिर रात में पार्टी खत्म होने के बाद नकुल वापस अपने घर आता है। माँ, आपने दवाई खाई कि नहीं? और आज आप मंदिर गई होंगी ना? मुझे प्रसाद तो दीजिए। माँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। पापा, माँ कुछ बोल क्यों नहीं रही? आखिर क्या हुआ है माँ को? नकुल बेटा, तेरी माँ ने मौन व्रत धारण कर लिया है। क्या? हाँ बेटा, जब तक तुम शादी करने के लिए राजी नहीं हो जाते तब तक ये अपना मौन व्रत नहीं तोड़ने वाली। इसने ये कसम खा ली है बेटा। माँ, ये क्या बचपना है और ये कैसी जिद है? आप क्यों मुझे और टेंशन दे रही हो? प्लीज अपना ये व्रत तोड़ दो और मुझसे बात करो माँ। महिमा नकुल से कोई बात नहीं करती और वहां से अपने कमरे में चली जाती है। नकुल की शादी की चिंता के चक्कर में महिमा की तबीयत पर बहुत बुरा असर पड़ता है और वह बीमार पड़ जाती है। हे भगवान! महिमा, तुम्हें तो कितना तेज बुखार आया है। मैं अब भी ठंडी पट्टी लाता हूँ और दवाई भी। फिर बलवंत महिमा की अच्छे से देखरेख करता है और हर वक्त बस उसके पास ही बैठा रहता है और अपनी माँ की ये हालत देखकर
नकुल बहुत घबरा जाता है। नहीं, माँ की ये हालत सिर्फ मेरे वजह से हुई है। मुझे माँ का ये मौन व्रत तोड़ना ही होगा। अगर मेरे शादी के लिए मानने से उनकी तबीयत ठीक हो सकती है और वो खुश हो जाएंगी तो यही सही। मैं तैयार हूँ शादी के लिए। फिर नकुल अपनी माँ के पास चला जाता है। माँ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ माँ। आप और पापा जिस लड़की से मेरी शादी कराओगे मैं खुशी खुशी कर लूंगा, लेकिन प्लीज आप अपना ये मौन व्रत तोड़ दीजिए माँ, और प्लीज मुझसे बात कीजिए। नकुल के मुंह से ये बातें सुनकर महिमा का चेहरा खिल उठता है और वो उठकर बैठ जाती है। क्या? सच में? देख बेटा, तेरी ये हाँ सुनकर ही मेरे शरीर में कैसे जान आ गई। लेकिन बेटा, मैं जानती हूँ कि ये बात तो सिर्फ तू मेरा मन रखने के लिए कर रहा है और तूने अपने मर्जी के खिलाफ जाकर हाँ की है। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। चुप कर तू। हम तेरे माँ बाप हैं और तेरे चेहरे के हाव भाव देखकर ये साफ पता चल रहा है कि शादी के फैसले से तू नाखुश है। नकुल बेटा, तुझे मेरी सच सच बता बेटा, आखिर तू शादी क्यों नहीं करना चाहता? आखिर वो क्या बात है जो तुझे इतना सताए जा रही है? अरे माँ, मैंने अपने कई दोस्तों को देखा है, किसी के अपने बीवी के साथ रोज झगड़े होते हैं तो किसी ने शादी के कुछ महीनों बाद ही तलाक का फैसला ले लिया है। और मेरी नजर में अभी तक जिन लोगों ने शादियां कर ली है उसमें कोई भी खुश नहीं है। इसीलिए मुझे भी इस झंझट में पड़ना ही नहीं था। नहीं बेटा, हर सवाल का जवाब होता है। कोई खुश नहीं है। आखिर क्यों खुश नहीं है? देख बेटा, जब दो लोग साथ आते हैं तब उन दोनों के विचार और जीवन जीने का तरीका सब कुछ अलग होता है, लेकिन उन दोनों को भी एक दूसरे के विचारों को और जीवन जीने के तरीके को स्वीकारना होता है। इसे ही तो एडजस्टमेंट कहते हैं। देख बेटा, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त यार, ये सभी लोग एक समय के बाद अपने अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन जीवन साथी ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ खड़ा होता है। अब तू ही देख ले, आज जब मेरी तबीयत बिगड़ गई थी तब तेरे पापा ने कितने अच्छे से मेरी देखरेख की। इसी से तो कुछ सीख ले। हाँ माँ, आपकी बात भी सही है, लेकिन मुझे ये बता, शादी के बाद दो लोगों में आखिर झगड़े क्यों होते हैं? देख नकुल बेटा, अगर शादी के बाद तू अपने साथी से ये उम्मीद रखेगा कि वो तेरे हिसाब से ही चले तो ये नहीं हो सकता। और अगर तुझे कोई उम्मीद रखनी ही है तो दोनों को साथ में बैठकर समझदारी से बात करनी होगी। अरे पूरा जीवन साथ बिताने के लिए ही तो जीवन साथी होता है, और झगड़े होने पर समझदारी से उस झगड़े को मिल बांट कर सुलझाना, यही तो रिश्ते को बचाता है। और यही एक काम है जो सब लोग नहीं करते और इसी की वजह से रिश्ते टूट जाते हैं बेटा। अपनी माँ से ये सारी बातें सुनकर नकुल की आंखें खुल जाती हैं और उसे शादी का महत्व समझ में आता है। माँ, आपने कितनी खूबसूरती से मुझे सब कुछ समझाया है। सच में मैं कितना बेवकूफ था जो अपने मन में शादी के खिलाफ इतनी कड़वाहट घोले बैठा था। लेकिन आज मुझे समझ आया है कि सही से निभाई जाए तो शादी से बढ़कर इस दुनिया में और कोई भी सुंदर रिश्ता नहीं है। मैं अब सच में पूरे तहे दिल से तैयार हूँ शादी करने के लिए। ये हुई ना बात मेरे लाल। मैं जानती थी कि तू मान जाएगा और ये बात तू दिल से कह रहा है। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है मेरे लिए। फिर कुछ ही दिनों के बाद महिमा एक अच्छे घराने की लड़की ढूंढती है और फिर अपने बेटे की शादी कराकर
अपने घर में बहू का स्वागत करती है। मधु की बहू पंखुरी जॉब पर जाया करती है और इसीलिए बहू ने घर पर काम वाली रखी होती है। काम वाली चमेली दिन में 2 बार आकर काम करके चली जाती है और दोनों टाइम का खाना भी वही बनाती है। एक दिन की बात है। हे भगवान, सत्यानाश हो इस चमेली का, अभी तक काम पर नहीं आई है। मुझे कितनी जोर से भूख लगी है, पता नहीं कब आएगी ये महारानी। फिर मधु गुस्सा होकर ऑफिस गई हुई पंखुरी को कॉल करती है। क्या हुआ है माँ जी, क्यों बार बार फोन करके परेशान करती हो मुझे आप? कुछ काम धंधे है कि नहीं आपको? बस घर बैठे बैठे आराम करती रहती हूँ। अरे ओ भूतनी की, तेरे कारण ही मेरा ये हाल है। अभी तक उस बेवकूफ चमेली का कोई पता नहीं है। यहाँ पर मुझे कितनी जोरों से भूख लगी है, खुद तो काम पर चली जाती है। अगर तुझे खाना बनाना आता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता मुझे। देखिए माँ जी, पहली बात तो ये है कि मैं नहीं जानती कि चमेली कितनी देर में आएगी, लेकिन वो टाइम की बड़ी पक्की है। वो अपने टाइम पर जरूर आ जाएगी, इसीलिए आप उसका इंतजार कीजिए। और दूसरी बात, अगर आपके पेट में इतने ही चूहे दौड़ रहे हैं तो आप खुद ही बना लीजिए ना खाना। आप कोई लूली लंगड़ी नहीं हो, आपके हाथ पांव सही सलामत है, इसीलिए मेरा दिमाग मत खाइए और खुद को ही काम कीजिए। बाय। अरे लेकिन सुन तो मेरी बात। हेलो बहू, इसकी तो ऐसी की तैसी। सच में मेरी बहू तो एक नंबर की नालायक है। फिर थोड़ी देर में वहां पर चमेली आ जाती है। मेरा राम भी ले जा मेरा काम, भी ले जा मेरा शाम, भी ले जा मेरा नाम, भी ले जा। कल रात आया मेरे घर में एक चोर आके। अरे ओ छमक छल्लो, यू ठुमक ठुमक के मत आया कर, जल्दी जल्दी आया कर। इस समय तक मुझे भूख लगती है, लेकिन मेम साहब मेरे को भी काम रहता है ना, इसीलिए मैं फिक्स टाइम पर ही आएगी। चलो अब जल्दी जल्दी बताओ, क्या क्या ठूसोगी आज? क्या? मेरा मतलब क्या क्या बनाऊं मैं आपके खाने के लिए, ये बताइए। आलू मटर की सब्जी बना दे, मटर मैंने छिल के रख दिए हैं, और फुलके और चावल। और हाँ, मीठे में गुलाब जामुन बना दे, उसका आटा फ्रिज में पड़ा है। ठीक है मेम साहब, बना देगी मैं। और हाँ, जल्दी जल्दी बना सारा खाना, मेरे तो भाग ही फूटे हैं, ना बहू का सुख है और ना ही काम वाली का। सभी मेरा खून पीते रहते हैं। फिर एक दिन अचानक से पंखुरी की दादी सास का फोन आता है और वो मधु को बताती है कि वो कुछ दिन वहां पर रहने वाली है। ये खबर सुनकर मधु थोड़ी सी परेशान हो जाती है और वो पंखुरी से कहती है, अरे पंखुरी बहू, मेरी सास आने वाली है, यानी तेरी दादी सास। कुछ दिन वो यहीं पर रहेगी। हाँ तो मैं क्या करूं, नाचूं या उनकी आने की खुशी में मिठाइयाँ बांटती फिरूं? अरे कल मुही, पहले मेरी बात तो सुन ले कि आखिर मैं क्या कहना चाहती हूँ। ठीक है, बताइए क्या कहना है आपको? तेरी दादी सास ने कहा है कि वो आते ही राजमा चावल खाएगी, क्योंकि उन्हें राजमा चावल बहुत पसंद है और उन्हें तेरे हाथ के ही राजमा चावल खाने हैं। क्या? और सबसे जरूरी बात, उन्हें ये नहीं पता कि तू जॉब पर जाती है और तुझे खाना बनाना भी नहीं आता है, इसीलिए जब वो घर पर आएगी तब तुझे कुछ दिन जॉब से छुट्टी लेनी होगी। और तो और चमेली के साथ ही तू रसोई में रहना, ताकि उन्हें ये लगे कि तू ही खाना बना रही है। बाकी उन्हें बाहर के हॉल में मैं संभाल लूंगी और रसोई तक आने ही नहीं दूंगी। ओह गॉड, नहीं नहीं माँ जी, मैं ये झूठ मूठ का नाटक नहीं करने वाली। अगर उन्हें ये सब पता चलता है
तो चलने दो ना। उनके लिए मैं थोड़ी ना अपना कोई नुकसान करूंगी और ना ही कोई झूठ बोलूंगी। अरे ढीठ लड़की, अगर मेरी सास को पता चला कि मेरी बहू ऐसी है तो वो मुझे चप्पल से मारेगी। इसीलिए मेरी माँ, प्लीज मेरे लिए ये नाटक कर। बस कुछ ही दिनों की बात है। अरे मेरे लिए ना सही तो अपने पति मुकुल के लिए तो कर ले बहू। क्या माँ जी आप भी? अच्छा ठीक है, मैं भी इतनी बुरी नहीं हूँ। और वैसे भी मैंने अपनी छुट्टियां बचाई थी, वो अब मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ। और हाँ, ये सब मैं मुकुल के लिए नहीं बल्कि आपके लिए कर रही हूँ, समझी ना आप? हाँ ठीक है बहू। फिर पंखुरी नाटक करने के लिए तैयार हो जाती है और दादी सास घर में आ जाती है। तभी पंखुरी रसोई में चमेली के साथ खड़ी रहती है और चमेली का बनाया हुआ राजमा चावल अपनी दादी सास को परोसती है। अरे वाह पंखुरी बहू, क्या बात है। तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। इतना बढ़िया राजमा चावल तो मैंने आज तक नहीं खाया। शुक्रिया दादी। लीजिए ना, और लीजिए, मैंने आपके लिए रोटियां भी बनाई है, वो भी लाती हूँ मैं। हाँ सासू माँ, आराम से खाइए, पेट भरकर खाइए। मेरी बहू सब जानती है, बहुत अच्छा और बेहतरीन खाना बनाती है। अच्छा चलो, अच्छी बात है। पंखुरी बहू, मैं रोटियां नहीं खाती, मुझसे वो चबाई नहीं जाती ना, तो अपनी सेहत के चलते मैं ज्यादातर चावल ही खाती हूँ और इसीलिए मैं हफ्ते में 3 से 4 दिन राजमा चावल ही खाती हूँ। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ बहू, अब आज से तू राजमा चावल एक एक दिन छोड़कर बनाया करना, ठीक है ना? ठीक है दादी। हाँ, अभी आज सोमवार है, तो बुधवार, शुक्रवार और रविवार को ही राजमा चावल बनेगा। ये ले बहू, तेरा नेग, खुश रहे। अरे दादी, इस सब की क्या जरूरत है? रख ले बहू, तेरी शादी में तो मैं नहीं आ पाई, इसीलिए तुझे आज दे रही हूँ। मेरी तरफ से तोहफा समझकर ही रख ले। अब पंखुरी यूं ही जब जब दादी को खाना चाहिए होता है तभी वो रसोई में चमेली के साथ खड़ी रहती है। ऐसे ही जब बुधवार आता है तब फिर से राजमा चावल बनता है। ये लीजिए दादी, आपका फेवरेट राजमा चावल कैसा बना है? वाह बहू, तेरे हाथ में तो जादू है। आज भी राजमा चावल एकदम मस्त बने हैं। वैसे बहू, तू राजमा को कितने घंटों तक भिगोती है? हे भगवान, कहीं ये पंखुरी बहू कोई गड़बड़ ना कर दे, फिर तो मेरी खैर नहीं आज। क्या हुआ पंखुरी बहू, बताएगी भी? दादी जी, वो मैं ना राजमा को 2 घंटे भिगोती हूँ। क्या? अरे ये तू क्या बोल रही है? राजमा को कोई 2 घंटे भिगोता है क्या? नहीं सासू माँ, बहू का कहने का मतलब ये है कि पकने में 2 घंटे लगते हैं, और ये तो राजमा को रात में ही भिगोती है और सुबह बनाती है। करीबन 8 से 9 घंटे में अच्छी तरह भीग जाता है राजमा। हाँ दादी, मैं वही कह रही थी, बस उल्टा कह दिया कि भिगोती 2 घंटे हूँ। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ दादी। हे भगवान, आज तो बाल बच गई। फिर एक दिन अचानक से चमेली की तबीयत खराब हो जाती है। तभी वो लास्ट मिनट पर फोन करके काम पर आने से मना कर देती है। दादी सास के राजमा चावल खाने का दिन होता है और इसीलिए मधु और पंखुरी बुरी तरह फंस जाती है। अरे क्या हुआ पंखुरी बहू, अभी तक मेरा राजमा चावल क्यों नहीं बनाया तुमने? वो मैं बनाने ही जा रही थी दादी। ठीक है बहू, तुम सासू माँ के लिए राजमा चावल बना दो और मैं अपने लिए हलवा बना देती हूँ। आज मीठा खाने का बहुत मन कर रहा है।
हाँ माँ जी, मुझे भी मीठा खाने की बहुत इच्छा हो रही है। चलो हम दोनों मिलकर बनाते हैं। अरे अरे, दोनों सास बहू अंदर काम करोगी तो मैं अकेली बाहर क्या करूंगी? मधु बहू, तू मेरे साथ बैठ, हम दोनों मिलकर टीवी पर रामायण देखेंगे। चल आजा। लेकिन सासू माँ, अरे चल भी, हलवा पंखुरी बहू बना देगी। क्यों बहू? जी जी दादी, बना दूंगी मैं। हे भगवान, पता नहीं आज क्या होगा। आज तो हम पूरी तरह काम से गए, सूली पर तो चढ़कर ही रहेंगे। फिर पंखुरी को ना चाहते हुए भी जैसे तैसे ऑनलाइन वीडियोस देखकर राजमा चावल और हलवा बनाना ही पड़ता है। लेकिन वो पूरा खाना बिगाड़ देती है और दादी सास ये सब देखकर एकदम हैरान रह जाती है। अरे पंखुरी बहू, रोज तो तू कितना लजीज और लाजवाब खाना बनाती है, और आज तूने ये जले हुए चावल और बेस्वाद राजमा क्यों बनाया है? वो दादी, दरअसल पंखुरी बहुत परेशान हो जाती है और अंत में उसे सच बोलना ही पड़ता है। मुझे माफ कर दीजिए दादी, लेकिन सच तो यही है कि मुझे खाना बनाना आता ही नहीं है। क्या? अरे तो इतने दिनों तक खाना कौन बना रहा था? तेरा भूत या तेरी सास का भूत? नहीं दादी, कोई भूत नहीं था। वो चमेली बना रही थी, हमारी काम वाली। गई भैंस पानी में। क्या? फिर पंखुरी दादी सास को सारी सच्चाई बताती है कि वो खाना बनाना जानती ही नहीं है, और तो और वो जॉब पर भी जाती है और उसे मधु ने ही ये सारा नाटक करने के लिए कहा था। हे भगवान, अरे बेवकूफो, इतनी सी बात को इतना बड़ा बना दिया तुम दोनों ने। अरे ये मधु तो है ही घनचक्कर, इसे ना तो पहले अक्ल थी और ना ही आज है। मुझे माफ कर दीजिए दादी जी, मुझे तो ऐसे लगा था कि आप पुराने ख्यालात वाली हो, इसलिए मैंने आपसे झूठ कहा। अरे मुझसे ज्यादा पुराने ख्यालात वाली तो तेरी ये मूर्ख सास मधु है। हाँ, मैं पहले थी थोड़ी सी पुराने विचारों वाली, लेकिन अभी समय के साथ साथ मेरी सोच में भी काफी बदलाव आ चुका है। और रही बात तेरे जॉब की, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। तू कमा रही है, वही अपने आप में बड़ी बात है। और अगर क्या हुआ जो तुझे खाना बनाना नहीं आता, इससे तेरा स्वभाव और तेरे चरित्र में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना। हाँ दादी, आपने बिल्कुल सही कहा। और मधु, तूने बहुत गलत किया है। बहू को तेरे कारण कितनी तकलीफ उठानी पड़ी। लेकिन सासू माँ, अरे चुप कर, तू तो कुछ बोल ही मत। और अब तेरी सजा यही है कि तू हमारे लिए बढ़िया सा राजमा चावल और वो सोडा ला दे। हम दोनों पोता बहू और दादी सास मजे से सारा खाना खाएंगे और बाद में सोडा पिएंगे और खूब मजे करेंगे। क्यों पंखुरी बहू? हाँ दादी, बिल्कुल करेंगे। इन दोनों की तो ये पंखुरी तो बच गई, लेकिन जाते जाते मुझे फंसा कर गई, भूतनी कही की। और इस तरह अंत में दादी सास पंखुरी को कुछ भी नहीं बोलती और मधु सबके लिए राजमा चावल बनाती है, जिसके बाद में सभी एक साथ मिलकर मजे से राजमा चावल खाते हैं। क्या? ये तुम क्या कह रही हो सुरभि? शादी के बाद बेटी अपने मायके से विदा होती है और तुम ये कह रही हो कि हम दोनों की शादी के बाद मैं अपने घर से विदा हो जाऊं? नहीं नहीं, ये सब मुझसे नहीं होगा। बिल्कुल होगा अभिषेक, लेकिन अगर तुम अभी से हार मानोगे तो कैसे चलेगा? लेकिन मेरे माँ पापा, वो मेरे विदाई के लिए नहीं मानेंगे। वो भी जरूर मानेंगे, मैं उन्हें मनाऊंगी। अभिषेक, मैं तुम्हें घर जमाई बनने के लिए कह तो रही हूँ, लेकिन उसके पीछे भी एक सीरियस वजह है। यह है सुरभि और अभिषेक।
दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सुरभि की माँ गीतांजलि अपनी बेटी को विदा करना ही नहीं चाहती और उसे एक घर जमाई चाहिए होता है। एक दिन गीतांजलि और सुरभि अभिषेक की माता रुक्मिणी और पिता अशोकनाथ से मिलने जाते हैं। रुक्मिणी जी, मैं आपसे ये बात कहती भी नहीं, लेकिन सुरभि के पापा के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ चुकी हूँ और लकवा मारने के कारण मैं अपने पैरों से चल भी नहीं सकती। अब इस व्हील चेयर पर बैठकर ही जीवन काटना है मुझे। इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी सुरभि मेरे पास ही रहे। लेकिन गीतांजलि आंटी, इससे अच्छा तो यही होगा कि सुरभि के साथ साथ आप भी मेरे घर पर रहने आओ। इससे हम आपका ख्याल भी रख पाएंगे। नहीं अभिषेक बेटा, ऐसा हो सकता तो मैं तुम्हें पहले ही बता देती, लेकिन मैं उस घर को नहीं छोड़ सकती। वो सुरभि के पापा की आखिरी निशानी है। अभिषेक बेटा, गीतांजलि जी सही कह रही है। इनकी जगह अगर हम होते तो हम भी यही करते। हाँ अभिषेक, गीतांजलि जी, मैं और रुक्मिणी आपके फैसले से सहमत है। हम दोनों अपने बेटे की विदाई के लिए तैयार हैं। थैंक यू सो मच अंकल आंटी, जो आपने मेरी माँ की मजबूरी को समझ लिया। अरे पागल हो क्या होने वाली बहू, इसमें थैंक यू बोलने की क्या जरूरत है। बस हमसे मिलते रहना, और क्या चाहिए हमें। हाँ सुरभि, अपने बेटे की खुशी के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। थोड़े ही दिनों में अभिषेक और सुरभि की शादी हो जाती है और पूरे मोहल्ले के सामने रुक्मिणी और अशोकलाल अपने बेटे की विदाई करते हैं। खुश रहना बेटा। जी माँ। हाय हाय, देखो तो क्या जमाना आ गया है। जहाँ बेटी की विदाई होनी चाहिए वहाँ एक बेटे की विदाई हो रही है। सच में इस नए जनरेशन में तो कुछ भी हो सकता है। मुझे शर्म तो बहुत आ रही है, लेकिन दुनिया वाले चाहे जो भी कहे, तुम्हारा प्यार पाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। थैंक्स अभिषेक, आई लव यू। आई लव यू टू सुरभि। अब अभिषेक अपने घर को छोड़कर सुरभि के घर में ही रहने लगता है, लेकिन ये सब सुरभि और गीतांजलि की एक सोची समझी चाल होती है। जब अभिषेक ऑफिस चला जाता है तभी गीतांजलि व्हील चेयर को छोड़कर खड़ी हो जाती है। क्या बात है सुरभि बिटिया, हमारा प्लान तो कामयाब हुआ। हाँ माँ, सबको यही लग रहा है कि आप तो सच में अपाहिज हो। किसी का पता नहीं चलना चाहिए कि ये सब एक नाटक है, और हमने ये नाटक इसीलिए किया है ताकि तुझे तेरे ससुराल में पापड़ बेलने ना पड़े और अपनी सास की सेविका ना बनना पड़े, और तू यहाँ अपने घर में सुखी रहे। हाँ माँ। रात में अभिषेक ऑफिस से लौटता है तभी, अभिषेक, मैंने खाने में कुछ भी नहीं बनाया आज, प्लीज तुम ही कुछ बना दो ना। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही आज। लेकिन सुरभि, मैं अभी अभी ऑफिस से आया हूँ, मैं कैसे बनाऊं? एक काम करता हूँ, बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ। नहीं अभिषेक, ऑर्डर मत करो, मुझे तुम्हारे हाथ का खाना खाना है। अभिषेक बेटा, अब जब सुरभि इतना कह रही है तो इसके लिए कुछ अच्छा सा बना देना। वो चिकन तंदूरी बहुत बढ़िया बनाता है माँ, आज भी वही बना दो। मुझे पता है मेरा प्यारा पति मेरे लिए खाना जरूर बनाएगा। बनाओगे ना अभिषेक? अच्छा ठीक है बाबा, बना दूंगा। वैसे भी तुम मानने वालों में से कहा हो। फिर अभिषेक तंदूरी चिकन बनाता है और सभी मिलकर उसे खाते हैं। अरे वाह सुरभि बिटिया, तूने तो इसे अच्छे से काम पर लगा दिया। देख, मैंने तुझे ससुराल से छुटकारा दिलाया और साथ ही मुफ्त का नौकर भी दिला दिया। हूं ना मैं एकदम कमाल की? सो तो है माँ। अब देखना, इस शनिवार और रविवार इसकी छुट्टी है, इससे तो पूरे घर की सफाई कराऊंगी मैं, वो भी फिर से बीमार होने का नाटक करके। सुरभि अभिषेक को बेवकूफ बना बनाकर
उससे घर के सारे काम कराती है। एक दिन जब वो बाहर किसी इम्पोर्टेंट बिजनेस ट्रिप के लिए जाता है, तभी गीतांजलि और सुरभि बिना किसी खौफ के मॉल में घूमती रहती है और तभी उन्हें रुक्मिणी देख लेती है। ये क्या, ये दोनों यहाँ पर, और ये गीतांजलि जी, ये तो अपाहिज थे, ये कैसे चल सकती है? वो दृश्य देखकर रुक्मिणी एकदम दंग रह जाती है। शाम में अभिषेक तुरंत घर लौटता है। अरे अभिषेक, तुम इतनी जल्दी घर वापस कैसे आ गए? तुम तो 2 दिन बाद आने वाले थे ना? हाँ सुरभि, एक्चुअली ट्रिप पोस्टपोन हो गई। अच्छा सुनो अभिषेक, मैं माँ को दवाइयाँ देकर उनके साथ थोड़ी देर बैठने जा रही हूँ। मेरी कमर में भी बहुत दर्द हो रहा है आज। वहां पर थोड़े से बर्तन पड़े हैं, प्लीज उसे धो देना। ठीक है सुरभि, नो प्रॉब्लम। थैंक यू अभिषेक। सुरभि अभिषेक को फिर से उल्लू बनाती है और वो उल्लू बना बनाकर घर का सारा काम कराती है। उतने में वहां पर रुक्मिणी आ जाती है। अभिषेक, ये तू क्या कर रहा है बेटा? ये सब काम तुझे शोभा नहीं देते। अरे माँ, सुरभि की कमर में थोड़ा दर्द है और वो उसकी माँ को दवाइयाँ देने गई है, इसीलिए मैं ये सारा काम कर रहा हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, मुझे इसकी आदत है। मुझे सारे घर के काम बखूबी आते हैं माँ। क्या? ये सब तू क्या कह रहा है बेटा? इन दोनों मूर्ख और चालाक माँ बेटी ने तुझे अपना गुलाम बनाकर रखा है। रुक्मिणी की आवाज सुनकर गीतांजलि और सुरभि भी वहां पर आ जाती है। क्या हुआ रुक्मिणी जी, आप इतने गुस्से में क्यों है? गीतांजलि जी, अपना ये नाटक बंद कीजिए। मैं आपकी सच्चाई जानती हूँ। आप कोई अपाहिज नहीं है। क्यों करती हो आप ये ढोंग? क्या? ये आप कैसी बातें कर रही हो माँ जी? हाँ माँ, ये सब आप क्या बोल रही हो? मैं सच बोल रही हूँ अभिषेक बेटा। यकीन नहीं होता तो ये देख। फिर रुक्मिणी अभिषेक को सुरभि और गीतांजलि की मॉल की फोटोज दिखाती है। ये क्या? इसका मतलब माँ जी, आपने मुझसे और हम सबसे झूठ बोला? हाँ बेटा, ये सारी इन दोनों माँ बेटी की सोची समझी साजिश थी। इन्होंने ये साजिश इसीलिए रचाई ताकि सुरभि हमारे घर पर ना आए और उसे हमारी सेवा ना करनी पड़े और यहाँ मायके में मजे से रह सके। क्यों, सही कहा ना मैंने? और अब तो तुम दोनों ने मेरे बेटे को भी अपना फ्री फंड का नौकर बना दिया है। रुक्मिणी की बातें सुनकर सुरभि और गीतांजलि अपनी गर्दन शर्म से नीचे झुकाती। सुरभि, माँ जी, आप दोनों ने मेरे साथ विश्वासघात किया है, लेकिन अब बहुत हुआ। अब मैं यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। मुझे माफ कर दो अभिषेक। माँ जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने और मेरी माँ ने आप लोगों के साथ बहुत गलत किया है। रुक्मिणी जी, जमाई सा, माफ कीजिए। मुझे लगा कि मेरी सास ने जिस तरह मेरे साथ अत्याचार किया वैसे दिन मेरी बेटी ना देखे, लेकिन आपने अपने ही मन में ऐसा कैसे सोच लिया गीतांजलि जी? हमारे घराने में बहुओं को बेटी के समान रखा जाता है। मुझे माफ कर दीजिए रुक्मिणी जी, मुझसे गलती हो गई। सुरभि, अब अगर तुम्हें मुझसे थोड़ा भी प्यार है तो तुम खुद आओगी ससुराल में। अब मैं यहाँ पर 1 पल भी नहीं रुक सकता। चलो माँ। रुक जाओ अभिषेक, मैं आऊंगी तुम्हारे साथ। अगर इस छोटे से झगड़े के कारण हमारा रिश्ता टूटता है तो ये झगड़ा मुझे गवारा नहीं। मैं ससुराल आने के लिए तैयार हूँ। मुझे और मेरी माँ को माफ करके हमें एक आखिरी मौका दो। रुक्मिणी और अभिषेक मान जाते हैं और अंत में गीतांजलि सही मायनों में अपनी बेटी की विदाई करती है, जिसके बाद सुरभि अपने ससुराल में बड़े खुशी से जीवन बिताती है।